सीधे जा रहा है, कोई वेरिएबल है, कोई ऐसे जा रहा है, हॉर्ली है, कोई ऐसे है। आप गैलेक्सी को देखेंगे तो गैलेक्सी भी इसी तरह का दिखता है, एक हॉर्लिंग टाइप का। So we have various types of fields. तो वेक्टर फील्ड का बेसिक डिफिनीशन यही हो गया कि एवरी पॉइंट ऑफ गिवन स्पेस गिवन रीजन या स्पेस इज एसोसिएटेड with a vector. So every point is associated with a vector. This type of field is called vector field. और अगर वेक्टर की जगह स्केलर रहे तब उसको स्केलर फील्ड बोलते हैं। वेक्टर फील्ड का और अंदर में अगर हम लोग फीचर देखें तो दो वैरायटी का फीचर डिस्क्राइब होता है। एक वैरायटी कहलाता है कि द फील्ड इज स्पूकी स्पाइकी। जैसे मान लो कि एक बेसिन है और बेसिन का जो बेस है वो थोड़ा सा धंसा हुआ है, यहाँ पर छेद है तो चारों तरफ से पानी इसमें रेडियली इनवर्ड फ्लो करेगा। तो ये सिंक हो गया जिसमें सारा पानी अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी फील्ड रेडियल है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स ए सिंक। इसी तरह से सोर्स भी हो सकता है कि यहाँ पर मान लो कि ट्यूब आया हुआ है भीतर से और इसके टेबल पर या खेत में पानी फैला रहा है, तो यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड वेलोसिटी फील्ड डायरेक्टेड है। तो जहाँ से इमर्ज कर रहा है उसको सोर्स बोलते हैं। सोर्स और सिंक वाले फील्ड भी हो सकते हैं और विदाउट सोर्स विदाउट सिंक भी हो सकते हैं। तो इन सारे फील्ड्स को देखने से ये पता चलता है कि दो तरह का फीचर इसमें होता है। समथिंग इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। ये बाद वाला जो एग्जाम्पल है तो इसमें कुछ अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, तो एक वेराइटी ये चेक करते हैं, तो इसको डाइवर्जेंस ऑपरेशन से चेक करते हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डाइवर्जेंस which considers something diverging और converging। दूसरा चेकिंग अभी हम लोग करेंगे जो कर्ल नाम से आता है। कर्ल का मतलब क्या होता है? कर्ल का मतलब घूमना, टर्न। जैसे किसी का बाल ऐसे रहता है, ऐसे आया और ऐसे घूम गया, ऐसे। दिस इज कॉल्ड कर्ली हेयर। कर्ल सजेस्ट से रोटेशन। अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में देखें जिसमें विड्थ में वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसमें अगर कोई डिस्क रख दे किनारे के थोड़ा सा बगल में, तो यह डिस्क ट्रांसलेट करने के साथ साथ रोटेट भी करेगा। क्योंकि देखिए डिस्क का दो एंड पर कंसीडर करें तो यहाँ ज़्यादा वेलोसिटी है और यहाँ कम वेलोसिटी है।
जहाँ ज्यादा वेलोसिटी है उधर विस्कस फोर्स ऐसे लगेगा, और जहाँ कम वेलोसिटी है वहाँ कम लगेगा। तो विस्कस फोर्स के चेंज होने के कारण क्या होगा कि एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण ये डिस्क रोटेट करने लगेगा। तो इस तरह का फ्लो है जिसमें रोटेट करने लगता है सिस्टम। डिस्क रोटेट करने लगता है, तो ऐसे फ्लो को बोलते हैं रोटेशनल फ्लो, और फील्ड को बोलते हैं इसमें कर्ल है, कर्ल इज नॉट जीरो। अगर आप एक स्फीयर लेकर के टेस्ट कीजिए तो यू कैन फाइंड आउट रोटेशन इन द स्फीयर। So vector field का कर्ल suggests rotation. So this is also written as rot. Curl is written as rot for rotation. अगर एक स्फीयर लें और फ्लो फील्ड में डाल दें इसको, सेंटर इसका स्थिर करें या सेंटर के अबाउट मोशन देखें, एक पॉइंट पर फिक्स कर दें, और इधर से मान लीजिए कि फ्लूइड जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिस इज वेरिएशन अलोंग विड्थ, दिस इज वेरिएशन अलोंग डेप्थ। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करें, ऐसे एक्स ड्रॉ करें और इधर की ओर वाई ड्रॉ करें, नीचे की ओर जेड ड्रॉ करें, तो ये अंदर में रिवर के अंदर में यहाँ पर स्फीयर डालेंगे तो इस पॉइंट पर ये स्फीयर का सेंटर है जो कि एक्स वाई जेड है। अब ये स्फीयर इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण टर्न करेगा और इसके कारण भी टर्न करेगा। तो कुछ जनरल डायरेक्शन में इसको एक एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ओमेगा मिलेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कर्ल। स्फीयर रोटेट करेगा तो उसको राइट हैंड रूल से ओमेगा का डायरेक्शन देते हैं। ऐसे आने का मतलब है कि फिंगर को हम लोग राइट हैंड के फिंगर को कर्ल के अलोंग मोड़ेंगे, घूमने के अलोंग मोड़ेंगे तो थंब आएगा ओमेगा के डायरेक्शन। This is the direction of omega। ऐसे टर्निंग इफेक्ट है। ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। फिंगर्स को, राइट हैंड के फिंगर्स को बॉडी के घूमने के सेंस में मोड़े तो थंब के अलोंग ओमेगा वेक्टर आता है। तो इसी लॉजिक को, इसी डिफिनीशन को यहाँ लगाया गया। स्फीयर ऐसे टर्न कर रहा है तो इसका ओमेगा वेक्टर ऐसे होगा। अब ये सेंटर को फिक्स किए हैं तब ऐसे आ रहा है।
दूसरा अप्रोच ले सकते हैं कि हम एक पतला छड़ लें और स्फेयर के अंदर इसको घुसा दें। तो स्फेयर और इसको लिक्विड के अंदर डालें तो ये अब फ्री है ऐसे ही टर्न करने के लिए। तो जो भी ओमेगा इधर आएगा इट विल बी कंपोनेंट ऑफ दिस ओमेगा। मान लो कि इधर जेड एक्सिस है तो दिस विल बी ओमेगा जेड। सो वी कैन फाइंड आउट कंपोनेंट। अगर आप फ्रीडम इसका नष्ट कर दें, कोई रॉड इसके अंदर डाल दें जिसके अबाउट ये रोटेट करने के लिए फ्री है, तो हम लोग ओमेगा का कंपोनेंट मेजर कर सकते हैं और जेड को टर्न करके एक्स भी बना सकते हैं, वाई भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ओमेगा का कंपोनेंट मेजर कर सकते हैं। और डायरेक्ट ओमेगा वेक्टर ऐसे है, इसका सेंटर खाली होल्ड करते हैं, बाकी फ्री है चलने के लिए, तो इसका एक ओमेगा वेक्टर स्पेस में आएगा। तो यह स्पेस में जो डायरेक्शन आएगा यही है डायरेक्शन ऑफ कर्ल ऑफ द फ्लो फील्ड। वेलोसिटी फील्ड इज आल्सो कॉल्ड फ्लो फील्ड। कर्ल का फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल मेजरमेंट ये दिखा रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग डिस्क डालेंगे तो चूंकि इधर वेलोसिटी कम है और इधर ज्यादा है तो डिस्क ऐसे रोटेट करेगा और इसके अलोंग फिंगर लीजिएगा तो ये कर्ल का डायरेक्शन हो जाएगा। इस साइड में आइएगा तो इधर ज्यादा वेलोसिटी है, इधर कम है। यहाँ एक डिस्क रख दें, वो फ्लोट करता है और रोटेट भी करेगा, वो उल्टा करेगा ऐसे। और ठीक बीच में लगभग फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा तो बिना रोटेट किए हुए सीधे जाएगा। तो एक ही वेलोसिटी फील्ड में डिफरेंट पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में जो हमारा मीटर है वो रोटेशन दिखाता है। वो कर्ल मीटर का रोटेशन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग दिखाता है। तो दिस इज द फिजिकल आइडिया बिहाइंड द कर्ल। वेलोसिटी फील्ड में वेलोसिटी वेक्टर्स के स्पेशल फीचर के कारण कोई भी फ्रीली रोटेटिंग डिस्क रख दिया जाए तो वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा और उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए। डिस्क का साइज तो स्मॉल डिस्क बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं तो पॉइंट के अराउंड ही छोटा सा डिस्क होना चाहिए। इट शुड बी वेरी स्मॉल टेस्ट डिस्क। टेस्ट चार्ज जैसे छोटा होता है वैसे ही फील्ड को ये टेस्ट करने वाला डिस्क है। टेस्ट डिस्क शुड बी वेरी स्मॉल। यहाँ पर हमने टेस्ट स्फीयर लिया है। टेस्ट स्फीयर ऑफ द फील्ड बहुत छोटा है, तो ये मैकेनिकली देखना संभव है, इसलिए हम लोग इसी का एग्जांपल लेकर कर। तो चूंकि कर्ल डिस्क को रोटेट कराता है, रोटेशनल इफेक्ट देता है, तो हम लोग इससे लाइन इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लाते हैं कि जिस पॉइंट पर कर्ल देखना है उस पॉइंट के अराउंड एक बहुत ही छोटा सा रेक्टेंगल बना दें और उस रेक्टेंगल के अलोंग वेलोसिटी फील्ड का इंटीग्रल निकालें, लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेट करें v.dl को। तो इससे हमको मिलेगा कर्ल का वैल्यू, वेलोसिटी फील्ड के कर्ल का वैल्यू।
जिस पॉइंट पर कर्ल निकालना है वहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बना है। So up till now we have seen that what is vector field. So vector field is a vector defined at every point of a region. एग्जाम्पल में हमने दिया करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, रिवर्स के अंदर फ्लो फील्ड दिखाया, और फ्लो फील्ड के अलावे वर्ली फील्ड भी दिखाया, सिंक और सोर्स वाला फील्ड भी दिखाया। So all these situations show that fields are of various types, और उनके फीचर को दो भागों में भी मैथमेटिकली डिवाइड करते हैं, एक डाइवर्जेंस और दूसरा कर्ल। डाइवर्जेंस का स्टडी चूंकि हम लोग कर चुके हैं, डेल डॉट कोई भी वेक्टर फील्ड होता है तो ये डाइवर्जेंस कहलाता है, तो उसको अभी छोड़ दे रहे हैं। केवल नेक्स्ट फीचर जो फील्ड का है कर्ल, रोटेशन, उसको देख रहे हैं। और रोटेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने आपको उपाय बताया कि या तो आप एक डिस्क रख दीजिए या एक स्फीयर रख दीजिए। तो स्फीयर अपने सेंटर के अबाउट रोटेशन शो करेगा, और जो उसका एंगुलर वेलोसिटी होगा वही उस पॉइंट पर कर्ल ऑफ वेलोसिटी फील्ड का डायरेक्शन होगा। और वैल्यू कितना होगा ये हम लोग बाद में डिफाइन करें। अगर आपको उसका कंपोनेंट लेना है तो उस स्फीयर में एक स्मूथ रॉड डाल दीजिए जिसके अबाउट स्फीयर रोटेट कर सकता है, तो रॉड के अलोंग वेलोसिटी का कर्ल का कंपोनेंट मिलेगा, दिस इज रॉड, और ये स्फीयर है। तो इन रॉड्स और स्फीयर्स को डाल के हम लोग कर्ल टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको कर रहे हैं टेस्ट स्फीयर। स्मॉल टेस्ट स्फीयर फील्ड में रखने पर रोटेशन शो करेगा, देन इट हैज ए नॉन जीरो कर्ल, और अगर रोटेशन नहीं शो करेगा तो कर्ल इज जीरो। और एक सेंस में रोटेशन पॉजिटिव कर्ल होगा और उसके अपोजिट सेंस में रोटेशन निगेटिव कर्ल होगा। कर्ल में भी पॉजिटिव और निगेटिव, विच इंडिकेट्स अपोजिशन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ए स्फीयर अराउंड सेंटर। वेलोसिटी फील्ड में ये सारा डिफाइन हो रहा है, लेकिन जो मैथमेटिकल इससे जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ फील्ड, दे नीड नॉट बी वेलोसिटी फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हम लोग देख सकते हैं या किसी जनरल फील्ड में देख सकते हैं। तो कर्ल सजेस्ट रोटेशन इन ए वेलोसिटी फील्ड में हम लोग क्या रखेंगे, टेस्ट स्फीयर रखेंगे, टेस्ट स्फीयर। तो इन ए वेलोसिटी फील्ड फॉर एग्जांपल, बिकॉज वी हैव टू जनरलाइज इट, वी कैन प्लेस ए टेस्ट स्फीयर and observe its rotation. If it rotates, the field is said to have a curl, said to have a non-zero curl. Or if it does not rotate, the curl is zero.
So we can observe the rotation of a test sphere. अगर वो रोटेट करता है then field has a curl. This is only for velocity field. वेलोसिटी फील्ड एक फ्लो फील्ड है और उसमें स्फीयर पर मैकेनिकल फोर्स लगेगा और वो रोटेट करेगा. दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल फील्ड्स. टेस्ट स्फीयर सभी फील्ड को जांच नहीं पाएगा. तो आइडिया यहाँ पर डेवलप हो रहा है. तो मान लीजिए कि फील्ड है इस तरह. एक स्फीयर यहाँ रख रहे हैं या डिस्क रख रहे हैं. तो डिस्क पर इसका रोटेशन कैसे होगा. बाहर से हम लोग देख रहे हैं ये वेलोसिटी कम है ऊपर में और ये ज्यादा है. तो इट विल रोटेट इन दिस सेंस. तो इस तरह का अगर वेलोसिटी फील्ड है तो इसमें ये रोटेट करेगा. तो यहाँ पर कर्ल ऑफ V इज नॉट 0. कोई ऐसा फील्ड है जो सब जगह सेम वैल्यू का है तो इसमें अगर एक डिस्क रख दें इट विल नॉट रोटेट. तो ऐसे फील्ड का कर्ल 0 है. यही से एक आइडिया डेवलप करता है. अब हाउ टू रिलेट रोटेशन इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी. तो आप जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन मिलता है. तो ये दाहिना हाथ अगर है और ऐसे अंगूठा ऊपर गया और रोटेशन का सेंस में फिंगर को कर्ल किया गया तो ये डायरेक्शन देता है किस चीज का. ओमेगा का डायरेक्शन. तो ओमेगा ही यहाँ पर कर्ल का डायरेक्शन है. तो अगर डिस्क यहाँ पर है इस तरह का रोटेशन शो करता है तो ये ओमेगा का डायरेक्शन है. दिस इज राइट हैंड. यहाँ तक क्लियर है. यस सर. यस सर. यस सर. चलिए करते हैं नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी कम टू कैलकुलेशन पार्ट. तो कर्ल का डिफिनीशन पार्ट पर आते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सारा चीज मिलता है. तो कैलकुलेशन पार्ट ये है कि आप एक छोटा सा रेक्टेंगल लीजिए जिस पॉइंट पर कर्ल देखना है और मान लीजिए कि ये dx dy है. इधर XY एक्सिस है. Z इसके बाहर की ओर है. Z इज आउटवर्ड.
जेड इज आउटवर्ड, तो आउटवर्ड एक यूनिट वेक्टर जेड के लॉन्ग के होता है, इसको आप रख सकते हैं, दिस इज के। छोटा सा रेक्टेंगल क्यों ले रहे हैं? जिस पॉइंट पर कर्ल निकालना है उसी पॉइंट के आसपास इफेक्ट देखना है फ्लो का, तो इसलिए ये बहुत छोटा होना चाहिए। तो बहुत से बुक में दिया रहता है कि dx/2 पीछे से dx/2 आगे तक, या आप कॉर्नर पर भी ले सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि xy पॉइंट है और इधर से ये जा रहा है, तो ये बेटर रहता है। यहीं पर xy पॉइंट ले लिया और इससे dx आगे गए, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा x + dx, और dx की जगह आप छोटा सा एलिमेंट लें, डेल्टा x ले लें यहाँ, where डेल्टा x is tending to 0, is very small, और y का वैल्यू वही है। तो चारों कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते हैं, एट दिस कोऑर्डिनेट x is same and y has changed, and at this point x coordinate is only x, y coordinate is different. अब राइट हैंड रूल के अनुसार अगर रोटेशन आपका इस तरह का होता है, ऐसे चलते हैं, तो फिंगर इधर कर्ल कीजिएगा तो थंब बाहर आएगा, के की ओर आएगा, और अगर ऐसे चलिएगा उल्टा इसके, तो फिंगर जो है, थंब जो है उधर जाएगा, तो -k की ओर जाएगा। तो जैसे चलिएगा उसके अनुसार कंपोनेंट मान सकते हैं। तो ऐसे हम लोग चलते हैं, तो ये सेंस ऑफ रोटेशन कहलाता है ओरिएंटिंग द पाथ। पाथ को ओरिएंट किया गया, एक सेंस दिया गया इसमें चलने का। So let us choose a small rectangle। स्मॉल क्यों लेते हैं? बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन ए पॉइंट एट XY पॉइंट पर हम लोग ये ले रहे हैं, और इन XY प्लेन orienting it as shown the thumb points along A। अब देखिए XY प्लेन में जो वेक्टर है उसका Z कंपोनेंट कितना होगा? जीरो होगा सर। 0 होगा। तो वेक्टर को दो ही कंपोनेंट होगा XY प्लेन में, X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट। द वेक्टर फील्ड, और वेक्टर फील्ड को हम लोग भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर फील्ड हैज ओनली 2 components।
in xy plane. मान लो कि वेक्टर v है तो vx और vy, vz is 0. Vector in this plane has no z component or vz does not lie, yeah, vz is रंजन माइक ऑफ करो यार। perpendicular to xy plane. vz is perpendicular to xy plane. अब इस लाइन के लॉन्ग चलने पर 4 इंटीग्रल बनाना है। पहला इंटीग्रल है इस लाइन के लॉन्ग डेल्टा एक्स, जब आप चल रहे हैं तब यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो वेक्टर का y कंपोनेंट ऐसे है vy और x कंपोनेंट ऐसे है और z कंपोनेंट इसके बाहर निकला हुआ है। तो हमको परफॉर्म करना है हर दम v डॉट dl का इंटीग्रल परफॉर्म करना है और dx हम लोग बहुत छोटा लिए हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में y का dl का यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, dl will be along this line, dl will be dxi और डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा v के साथ, तो v डॉट dl में v डॉट i dx, so this is vx dx. तो v डॉट dl निकाल रहे हैं लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मिल रहा है vx dx, यानी x कंपोनेंट इज रिलेवेंट व्हेन वी मूव अलोंग यूनिट वेक्टर i और बाकी सारे कंपोनेंट्स का इसके साथ डॉट 0 हो जाएगा क्योंकि वो सब इसके नॉर्मल है। इसी तरह आप y के तरफ चलिएगा तो j का डॉट लीजिएगा तो ओनली y कंपोनेंट विल बी रिलेवेंट। तो दो ही डायरेक्शन हमारा चलने का, x के पैरेलल चलेंगे और y के पैरेलल चलेंगे। तो यहाँ पर जो dx के लॉन्ग चलते हैं तो हम लोग लिखते हैं vx डेल्टा x, इसको मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन 1 है, पाथ का नाम दे देते हैं 1, पार्ट ऑफ पाथ 1 2 3 4, क्लोज पाथ में चलना है। उसी तरह से आप यहाँ से अब इसके अलोंग जब चलते हैं तो यहाँ पर फील्ड का जो y कंपोनेंट है उसको यूज करना है। तो देखिए यहाँ से डेल्टा x इधर आने पर y में चेंज आया होगा, तो वैल्यू ऑफ फील्ड मान लीजिए यहाँ डैश हो गया। तो दूसरा इंटीग्रल हम लोगों को मिलेगा vy डैश इंटू उसके डायरेक्शन में जा रहे हैं डेल्टा y। तीसरा इंटीग्रल हम ले रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं, लिमिट रख रहे हैं यहाँ से यहाँ a टू b, तो इसमें ये माइनस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, यहाँ पर लिखेंगे अगर हम लोग एक्सप्रेशन g डॉट dl, यही इंटीग्रेट करना है a से b की, और dl को लिखेंगे तो dl इज डायरेक्टेड राइट लेफ्टवर्ड, dl का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है।
dl का डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है, और अगर हम इसको dx के टर्म में लिखते हैं और I लिखते हैं तो ये सही होगा कि नहीं? तो यहाँ पर v लिखते हैं a to b। देखिए dl हमारा ऐसे है, dl ऐसे जा रहे हैं, a से b जा रहे हैं, तो dl इज लेफ्ट वर्ड। dl की जगह dxi लिख सकते हैं। देखो a से b जाने में x घटता है कि बढ़ता है? घटता है सर। तो dx इज निगेटिव, x इज डिक्रीजिंग, सो dx इज ऑलरेडी निगेटिव। तो यहाँ पर एक और माइनस साइन अगर आप दीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि dx ऑलरेडी निगेटिव है और इसलिए ये होल वेक्टर लेफ्ट वर्ड है। dxi वेक्टर इज लेफ्ट वर्ड और dl भी लेफ्ट वर्ड है, तो इतना ही लिखेंगे। और ज्यादा अगर आप चाहते हैं लिखना तो मॉड लगाइए और माइनस लगाइए, फिर मॉड खोलिएगा, dx निगेटिव है तो फिर बैक हो जाएगा वही चीज। इसको अगर हम लोग डॉट लेंगे टॉप पाथ पर, वो कंपोनेंट में बदल जाएगा। तो v dot I will be x component of v on this line, top line पर x component देखिएगा। vx xy पॉइंट पर vx है और ऊपर जाने पर vx का वैल्यू चेंज कर जाएगा y के साथ, तो इट विल बिकम vx डैश, vx dash dx, and it will have to be integrated from a to b। तो b से a का जो इंटीग्रल होता है उसको इस रूप में लिखा जाता है dx के बढ़ते सेंस में। तो b to a लिखिएगा, इट विल बी माइनस ऑफ dx dash dx b to a। इसी को लिखा जाता है डेल्टा x। अब ये होल थिंग निगेटिव है, डेल्टा x अपने आप में निगेटिव है, ये माइनस आया है लिमिट चेंज करने से। Similarly, we can consider integration along part 4 of path I4। I4 में भी आप घटते y की तरफ आ रहे हैं, and you have to consider y component of v
dy और माइनस साइन, डिक्रीज कर रहा है y, इसमें तो डेल्टा y यहाँ हो जाएगा। अब टोटल पाथ के अलोंग इंटीग्रल लेंगे, xy प्लेन में, then it will be sum of these integrals अब इनका साइन इसी के अंदर डाल दिए हैं, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू लिख देना। तो I1 है Vx डेल्टा x, I2 है V डैश y डेल्टा y, I3 माइनस में है Vx डैश डेल्टा x और I4 भी माइनस में है Vy डेल्टा y। डेल्टा x को एक जगह करें तो Vx माइनस Vx डैश डेल्टा x प्लस Vy डैश माइनस Vy डेल्टा y। Now we want to introduce partial derivative to express these differences. इसको फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तो ये माइनस साइन बाहर ले सकते हैं। फाइनल माइनस ये है फाइनल माइनस इनिशियल और ये है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इसको माइनस को बाहर ले लें यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो बोथ हैव कम टू द सेम फॉर्म। अब आप देखिए कि Vx इस पर है, इस लाइन पर Vx है और इस लाइन पर Vx डैश है, यानी y में चेंज आ गया है, y प्लस डेल्टा y आ गया। तो इस जगह पर कंपोनेंट हो गया डैश। So Vx dash minus Vy is change in x component as we move along y axis. y axis की ओर जाने से x component के बदलने का वैल्यू है। तो यहाँ तक क्लियर है। ये कंसेप्ट है कि जिस लाइन पर इंटीग्रेशन करते हैं उसी लाइन पर वैल्यू यूज करते हैं और सेंस ऑफ इंटीग्रेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एक्स के बढ़ते सेंस में जा रहे हैं कि घटते सेंस में जा रहे हैं। जनरल जो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि fx dx, और इसको आप इंटीग्रेट करते हैं a टू b, तो इसमें b छोटा भी हो सकता है a से और बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें है कि x के बढ़ते हुए सेंस में जाना है, छोटा होगा या बड़ा होगा उसका ध्यान नहीं रखना। लेकिन जब लाइन इंटीग्रल में हम लोग आते हैं तो किधर से किधर जा रहे हैं वो यूज करते हैं और फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं x के बढ़ते सेंस। तो x के घटते सेंस में ये निकाले थे तो बढ़ते सेंस में हो जाएगा उसका माइनस। इस तरह से
This is defined in increasing sense of x. चेंज करे। यस सर। ये इंटीग्रेशन का लाइन का प्रॉपर्टी है कि ये उल्टा हो जाता है। अगर आप इसको सेम एक्सप्रेशन है, लिमिट उलट दीजिए तो एक माइनस साइन कॉस्ट लेना पड़ता है। टेलर एक्सपेंशन का नाम सुने होंगे। जी सर। टेलर एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। किसी भी फंक्शन में पूरा चेंज कितना हुआ, सभी ऑर्डर का चेंज, तो दैट इज गिवन बाय टेलर एक्सपेंशन। लेकिन अगर स्मॉल चेंजेज हैं वेरिएबल में, तब फर्स्ट टर्म ही उसका इम्पोर्टेंट रहता है, बाकी टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट के आसपास ही घूम रहे हैं, श्रिंक करना है उसको, तो फर्स्ट टर्म तक ही टेलर एक्सपेंशन का यूजफुल है हमारे लिए। As we are interested in very small loop around xy, around a point, only first order derivative in Taylor series is important. तो आप देखिए, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम लोग लिखते हैं और डेल्टा एक्स का लिमिट 0 की तरफ टेंड कराते हैं, तो ये कहलाता है dy बाई डी एक्स एंड इट मेजर्स रेट। रेट मेजरर है, तो यूनिट डिस्टेंस जाएंगे एक्स एक्सिस की ओर, पर यूनिट डिस्टेंस जाने पर कितना वाई में चेंज आ रहा है, यही ये रेट बता रहा है। अब यहाँ पर हम लोग y को अगर फंक्शन मान लें मोर देन वन वेरिएबल और केवल x का चेंजिंग करें, तो ये पार्शियल में सिंबल यूज होने लगता है, ऐसे होने लगता है। लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 एंड डेल्टा y बाय डेल्टा x, बट दिस इज ओनली चेंजिंग इन एक्स एक्सिस, तो ये भी रेट है। केवल फंक्शन इज मोर देन वन वेरिएबल। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज से चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज में सिंपली आप जानते हैं कि रेट और इंटरवल का प्रोडक्ट कर दें तो ये चेंज आएगा व्हेन इंटरवल इज स्मॉल। तब ये लागू होगा, और व्हेन रेट इज कांस्टेंट तब भी लागू होगा, तब बड़े इंटरवल के लिए भी लागू होगा। और इंटरवल स्मॉल है
तो रेट कांस्टेंट हो या वेरिएबल, दोनों हालत में लागू होगा। जैसे यूनिटरी रूल होता है कि एक पेंसिल का दाम 2 रुपया है तो 3 पेंसिल का दाम, तो सीधे गुना कर देते हैं। ये हम लोग एज्यूम करते हैं कि सब पेंसिल वही है। अगर दूसरे दूसरे कंपनी का 3 पेंसिल हो तब नहीं गुना कर पाइएगा, एक से अनेक का गुना करके नहीं निकलेगा। तो रेट अगर सेम है तब आप इंटरवल से सीधे गुना करके निकाल सकते हैं। तो इंटरवल बहुत छोटा हो तो रेट को हम लोग लगभग सेम मान सकते हैं। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर लगाया गया है कि Vx डैश में से Vx को घटाना है। ये चेंज हुआ तो Vx के चेंज करने का रेट जिस एक्सिस पर जाएंगे वह इनटू इंटरवल उसका यहाँ पर लगाएंगे। तो आप पीछे देखिए, Vx डैश माइनस Vx इंटू डेल्टा एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं और तब Vx में चेंज देख रहे हैं। Vx एक जनरल सिंबल भी है और एक वैल्यू भी है, तो डबल रोल है Vx का। तो यहाँ पर जो Vx है इट इज जनरल सिंबल। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स लगाएंगे और इधर dx लिखेंगे। डेल्टा एक्स, ये डेल एक्स है और ये डेल्टा एक्स, इसी डेल्टा इसी डेल, दोनों के पढ़ने में टी का फर्क है। देखिए तो ये सही लिखे हैं कि गड़बड़ लिखे, तो लगता है कि गड़बड़ लिखे। देखिए यहाँ बनाए थे फिगर कि Vx और Vx डैश कहाँ का ले रहे हैं, तो ये y एक्सिस पर चल कर ले रहे हैं, इसलिए गड़बड़ हो गया है। नीचे में y की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, इसको y कर देंगे, ये y कर देंगे। तो y की ओर जाने पर नीचे में वेरिएबल y दे देंगे, यहाँ भी y दे देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो चेंज है dy डैश vy, तो dy डैश vy देखिए यहाँ पर ये देखिए vy और vy डैश ये x की ओर जाने का है। टेक्निकल डिफिकल्टीज। वेक्टर फील्ड
वी वाई था यहाँ पर और यहाँ पर वी वाई डैश था और ये डिस्टेंस था डेल्टा एक्स। वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन वाई कंपोनेंट। तो ये रेट ऑफ चेंज लिखेंगे वाई का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और डिस्टेंस चले हैं डेल्टा एक्स। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, दिख रहा है? जी सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। पहले वाला सब मिट गया है सर, स्क्रीनशॉट हम लोगों ने लिया है। तो उसी से देखिएगा। तो हम लोग अब फाइनल एक्सप्रेशन आई का लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म था डेल्टा एक्स वाला, डेल वी एक्स बाई डेल वाई, डेल्टा वाई, इसके बाद डेल्टा एक्स था, प्लस सेकेंड टर्म है अभी जो लिखे हैं वह, और पहले से यहाँ डेल्टा वाई था। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एरिया वाला पार्ट जो है इसमें आ रहा है, एक माइनस साइन भी था। इसमें माइनस साइन था पहला में। तो इंटीग्रेशन में जो एरिया वाला पार्ट है वो कॉमन आ गया एंड वी हैव डेल वी वाई डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स डेल वाई। अब ये जो एरिया है ये बहुत छोटा एरिया है और इसको हम लोग डिवाइड कर दें इस साइड में तो ये फील्ड का प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये भी एरिया का भी प्रॉपर्टी है। इंटीग्रल आई जो है इट इज ज्वाइंट प्रॉपर्टी ऑफ एरिया टेकन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड। तो इसका दो पार्ट है, फील्ड प्रॉपर्टी एंड एरिया प्रॉपर्टी। तो एरिया है ज्योमेट्री, हम लोग चाहते हैं केवल फील्ड का प्रॉपर्टी एक्सप्रेस करना, तो इसके लिए एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा आई को। तो आई को डिवाइड कीजिएगा एरिया से, तो ये बच जाएगा केवल फील्ड का प्रॉपर्टी। इसको कैलकुलेट करने में हम लोगों ने टेलर सीरीज का एक ही टर्म रिटेन किया है। तो दैट मीन्स दैट ये जो एरिया है ये बहुत छोटा है तभी वो वैलिड होगा। तो इसलिए डिफिनीशन में आपको लिमिटिंग एरिया लेना होगा, जीरो की तरफ एरिया टेंड करे। So we have to, this is property of field. ये प्रॉपर्टी XY प्लेन में डिस्क्राइब हुआ है। इसी तरह का प्रॉपर्टी सभी प्लेन में डिस्क्राइब करके और हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो आप देख रहे हैं कि XY प्लेन में यहाँ X है, यहाँ Y है। तो अगर इंटरचेंज करेंगे इसको, YZ प्लेन में जाएंगे तो यहाँ Y हो जाएगा, यहाँ Z हो जाएगा, और जो कंपोनेंट यहाँ है वो दूसरे वाले का है।
So by inspection we can write down more terms. XY प्लेन की जगह दूसरे दो प्लेन में भी लिख सकते हैं. एंड राइट हैंड रूल से इसका थंब किधर पॉइंट कर रहा था, तो के की ओर पॉइंट कर रहा था. तो वी कैन डिफाइन इट एज ए जेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर. जो थंब के अलोंग डायरेक्टेड वेक्टर का कंपोनेंट है उसके रूप में इसको डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम लोग डिस्क को रखेंगे XY प्लेन में तो वो इसी एंगुलर वेलोसिटी उसका जो होगा वो जेड की ओर आएगा, ओमेगा. और कितना आएगा कि नहीं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा कि फील्ड का नेचर कैसा है, उसके अनुसार ही आएगा. इस तरह का फंक्शन है XY, उस पर डिपेंड करेगा. So we have obtained contribution of XY plane to curl. This is known as curl. This is a contribution of field in XY plane to the curl of V. इस तरह का कंट्रीब्यूशन सभी के प्लेन से निकाल सकते हैं. तीन तरह का टर्म ऐसा लिख सकते हैं. आगे बढ़े. स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर. नेक्स्ट पेज. Similarly, we can calculate contribution from similar loops in बचा हुआ है YZ and XZ. तो in fact these loops are projection of general area vector. ऐसे मान लो कि स्पेस में कोई पत्ता है, बहुत छोटा सा पत्ता है, तो इसका एक एरिया वेक्टर हम लोग इसके नॉर्मल ऐसे डालते हैं एंड वी राइट इट एज ds, दिस यूनिट वेक्टर. XYZ एक्सिस ड्रॉ करते हैं. मान लो कि एक टॉर्च लेकर के और हम लोग Z एक्सिस के पैरेलल लाइट डालें तो इसका एक शेड जाएगा XY प्लेन में. इसका शेड जाएगा इधर XY प्लेन. तो इसमें अगर हम लोग नॉर्मल यूनिट वेक्टर लगाते हैं तो दिस इज कॉल्ड जेड कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर. ds1 मान लें और k लगा दें तो ये एरिया वेक्टर का जेड कंपोनेंट है, ये y है. इसी तरह y के पैरेलल अगर आप टॉर्च जलाएंगे तो इसका शेड जाएगा इस प्लेन में. तो ये y के तरफ ds2 इसका वैल्यू होगा और j
से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया Z। फिर X के पैरेलल अगर टॉर्च जलाएंगे तो इसका सेट जाएगा YZ प्लेन में। ये DS3 कंपोनेंट होगा IQ। तो इस तरह से DS वेक्टर के 3 कंपोनेंट डिफाइन होते हैं। DS1 एक की ओर लगाए हैं ताकि 3 भी इसको लिख सकते हैं सिंबल देने के बाद। पहले किधर से टॉर्च जला दिए उस पर डिपेंड करता है काउंटिंग। तो DS2J और DS3K इसको कर देते हैं I। तो DS1 कर देते हैं इसको, K वाले को 3 कर देते हैं और 2 वाला 2 ही कर दिया। तो इस ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरह से इस एरिया को प्रोजेक्ट करके और इससे जो बाउंडेड लूप है उसके अलोंग लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो ये लूप्स जो है उनमें जैसे आप DS1 लिखिएगा तो DS1 का मतलब होगा कि Y और Z कोऑर्डिनेट से ये बना हुआ ऐसे आएगा। और DS2 लिखिएगा तो ये किस कोऑर्डिनेट से बना रहेगा, X और Z। और DS3 बना रहेगा X और Y से। तो यही वाला पार्ट हम लोग फाइंड आउट किए हैं और जो बाकी 2 पार्ट है उसको यहाँ लिख रहे हैं। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमिलर लूप्स इन YZ एंड XZ प्लेन। उन्हीं लूप्स को हम दिखा रहे हैं कि वो लूप्स ऐसे बनेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैसा आ जाएगा, तो इंटीग्रल में डिवाइड होगा, मान लो कि डेल्टा Y और डेल्टा Z से। तो ये YZ प्लेन का कंट्रीब्यूशन है और इसमें आपका जो पार्शियल्स आएंगे यहाँ पर Y रहेगा और यहाँ पर Z रहेगा। अब जो Y वाला पार्ट है उसमें Z वाला भी लेना है और जो Z वाला पार्ट है उसमें Y वाला भी लेना है, इंटरचेंज करके लेना है। तो माइनस साइन लगा देना है। फिर I आप निकालेंगे, जो बच गया है प्लेन XZ में। तो इसमें डेल में X रहेगा और Z रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे Z वाला और यहाँ पर लिखेंगे X वाला और माइनस साइन लगाएंगे। तो इस तरह से तीनों पार्ट से कर्ल V का कंट्रीब्यूशन आ गया। 10 we have obtained a vector whose components are the contributions above। तो उस वेक्टर को लिखते हैं कर्ल V। I एक्सिस के अलोंग कौन सा कंट्रीब्यूशन जा रहा है, I के ब्रैकेट में कौन आएगा,
और जे के ब्रैकेट में कौन आएगा और के ब्रैकेट में कौन आएगा। वह कौन सा एरिया है जिसका डायरेक्शन वाई की ओर है, जे की ओर है, के की ओर। एक्स एक्सिस की ओर किस पर नॉर्मल है? एक्स एक्सिस किस प्लेन पर नॉर्मल है? वाई जेड पर। यस सर, यस सर, यस तो सर। ये जो आई है वो वाई जेड पर नॉर्मल, वाई जेड पर नॉर्मल इको कर रहा है, इको कर रहा है। वाई वाला किस पर नॉर्मल है? जेड एक्स पर। और के वाला एक्स वाई पर नॉर्मल। तो सिंपली यही याद रखिएगा, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ये सब डेल के नीचे वाले हो जाएंगे। तो डेल के नीचे पहले जेड वाई दे दो, ये वाई हो गया, और इसके बाद माइनस करके जेड दे दो, इसका काम खत्म। इसमें आ जाओ, डेल के नीचे जेड दे दो, साइक्लिक ऑर्डर में रहना चाहिए, और एक्स दे दो। यहाँ पर एक्स दे दो और वाई दे दो। अब वेक्टर फिलअप करना है, तो यहाँ पर जेड, यहाँ पर वाई इंटरचेंज करके जेड और वी वाई, दिस करेस्पॉन्ड्स टू दिस वाई। जो यहाँ है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो यहाँ। यही आइडिया लगाइए, तो यहाँ पर वी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर वी जेड हो जाएगा, यहाँ पर वी वाई हो जाएगा, वी एक्स हो जाएगा। दिस होल एक्सप्रेशन इज कर्ल। ये निकला कैसे? तो v डॉट dl का इंटीग्रल निकाला गया एक लूप में, क्लोज्ड पाथ को ऐसे गोल घेर दिया जाता है, और फिर उसमें उस लूप के एरिया से डिवाइड कर दिया गया। एरिया मान लो कि डेल्टा एस है, और डेल्टा एस चुना गया छोटा, तो लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू 0। इसी प्रोसेस से ये आया है। तो ये आया है कोऑर्डिनेट फ्रेम में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फ्रेम में। लेकिन कर्ल भी जो है वो एक वेक्टर है, और इसको कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं। तो डिफिनीशन में हम लोग इसको नहीं यूज करके यही जो प्रोसेस लिए हैं उसी को यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। कर्ल भी is a vector quantity defined at a point in the field V, and it can be resolved in rectangular coordinates or polar coordinates or any other coordinates.
वेक्टर का कंपोनेंट बदल जाएगा। अगर आप सिस्टम चेंज कीजिएगा तो कंपोनेंट अलग अलग आएगा, लेकिन वेक्टर वही रहेगा। तो राइट हैंड साइड इज डिपेंडेंट और पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट है। तो डिफिनीशन ऑफ कर्ल में हम लोग यही वाला देते हैं जो इधर घेरे हैं। कर्ल भी डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड along a closed loop whose area is tending to 0। समझ में आया? The curl of a vector field is defined as its line integral in a small closed loop whose area tends to 0। लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया कर देते हैं। पर यूनिट एरिया in a small closed loop। So this is RHS. It is one of the expressions of curl। RHS is one of the expressions of curl। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि किसी पार्टिकल का वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और नॉर्थ की ओर है, तो हम एक्सिस ड्रॉ करके और वेरियस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज कर दें तो कंपोनेंट चेंज कर जाएगा। फिर एक्सिस का सिस्टम चेंज कर दें, स्फेरिकल में चले जाए, सिलिंड्रिकल में चले जाए, तो इसी वेक्टर का अलग अलग कंपोनेंट हो जाएगा, लेकिन वेक्टर वही रहेगा। तो कर्ल भी फील्ड का प्रॉपर्टी है, न कि आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो वो वही रहेगा। एक वेक्टर है किसी पॉइंट पर जो किसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, और उसके आप जो कंपोनेंट निकालिएगा तो वो कंपोनेंट्स डिपेंड करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो अगर आप रेक्टेंगुलर यूज करते हैं तो ये जो RHS हम लोग निकाले हैं यही आएगा। तो बहुत से जगहों पर डिफिनीशन और इक्वलिटी में अंतर लोग नहीं समझते हैं और सीधे लिख देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। तो कर्ल भी कहेंगे तो इट इज डिफाइंड एज, और यही पूरा लिख देंगे। तो डिफिनीशन ये नहीं है, बल्कि ये एक एक्सप्रेशन है उसका इन रेक्टेंगुलर सिस्टम। और डिफिनीशन ये है, यही डिफिनीशन है। इसमें कहीं पर एक्सिस सिस्टम यूज नहीं है। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल क्रॉस, है ना जी, ये इसका नोटेशन है। अब इस नोटेशन का जो डेल है, रेक्टेंगुलर में ये एक्सप्रेशन है डेल का। स्फेरिकल में जाइएगा तो डेल का दूसरा एक्सप्रेशन है, पोलर में दूसरा है, जनरल कर्विलिनियर सिस्टम में अलग अलग एक्सप्रेशन है।
लीजिए। हेलो सर, अगर बोलता है कि डिफाइन कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, तो मतलब रेक्टेंगुलर भी दिखा देंगे तो वो सही होगा ना सर? सही होगा। जी सर। किसी को समझ में आता है, दिखाओगे उतना काफी है। इसको लिखोगे, ये जरूर लिखना। जी सर। इसके बाद इसको लिखना, पूरा लिख सर। यहाँ से यहाँ तक। जी सर। और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख करके और आंसर को आप हाईलाइट कर सकते हैं। आंसर वही रहेगा, केवल आप आई जे के यूज कर दीजिए डिटर्मिनेंट फॉर्म में। हाँ, यस सर। जितना ज्यादा लिखा रहेगा उतना ही लोग अच्छा मानते हैं। यस सर, डीएक्स। मशीन खराब हो गया सब जांचने वाला। जितना ज्यादा उसमें मटेरियल जाएगा उसको लगेगा कि बहुत है। और सर मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने का चांस है सर, क्या है उसका मतलब? ऑब्जेक्टिव से तो आपके नॉलेज का डायरेक्ट टेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो गेस नहीं किया जा सकता है। यस सर। अगर होगा तब, ताकि यूनिवर्सिटी उतना तैयार है कि नहीं है, क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा उसको ऑब्जेक्टिव। पुराना पैटर्न है तो पहले एग्जाम हुआ है, सब देख लेगा। मगध वाले का सर, मगध के जैसा ही कर देगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव आता है, पुराने वीसी थे तो बाहर से सेट करवाते थे, अब नए वीसी क्या करेंगे पता नहीं है सर। अभी तो अनाउंस करेगा, चांस तो बनाने पर होता है। जैसे सेंटर से अगर दबाव रहेगा कि जल्दी जल्दी सब करना है तो जरूर करेगा। जी सर। इसलिए अपने तरह से तैयार रहना चाहिए। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। ओके, थैंक यू। फिर आगे करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।